एक ऐसा साम्राज्य जिसके इतिहास को जानने और समझने के लिए सभी विद्यार्थी तन मन हर प्रकार से मेहनत में लगे रहते हैं। चाहे वो बिंदुसार हो, अशोक हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, इन सभी को लगातार याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी कई विद्यार्थी, कई स्टूडेंट्स, कई कॉम्पिटिशन करने वाले ऐसे बच्चे हैं जिनको लगातार परेशानी होती है, चीजें उनको याद नहीं होती। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने मौर्य साम्राज्य से जुड़े कई ऐसे पॉइंट लेकर आया हूं जो आपको बिल्कुल मौर्य साम्राज्य बारीकी से क्लियर कर देगा। और ये सारे पॉइंट एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे ही कहीं से उठा के इसमें रखे नहीं गए हैं। और बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको इस चैनल पर सारी वीडियो अच्छी लग रही हैं और नहीं भी लग रही हैं, अगर कोई कमी है तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट गुरुजी चैनल, मैं ब्रजेश कुमार। चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ और देखते हैं आपके लिए इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलते मौर्य साम्राज्य, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था? तो उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, जिनका नाम था कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। क्वेश्चन नंबर फोर, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? तो सिंधु नदी तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य शिक्षा किस केंद्र से जुड़े थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय जुड़े थे वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो उनका नाम है आर श्याम शास्त्री। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राजनीतिक राज्य शिल्प से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो उसका नाम है मैगस्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक मौर्य वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 10, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था? तो उनका नाम था कुर्वाकी। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो उनका नाम है अशोक। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? तो कलिंग युद्ध था। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और उन्होंने युद्धों को छोड़ दिया था लड़ना। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया है और युद्ध के त्याग की घोषणा की है? तो शिलालेख 13 में ऐसा कहा है उन्होंने। अगर आप शिलालेख 13वां शिलालेख पढ़ते हैं तो उसमें इसका जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है? तो वो उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? प्रबुद्ध निरंकुशता, अर्थात ऐसा शासक जहां पर उसके अधिकारों पर, उसके नीतियों पर कोई अंकुश ना लगा सके, उसे निरंकुशता कहते हैं। निरंकुश होना उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? तो इसका आंसर है प्रबुद्ध निरंकुशता। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया है? तो वो अशोक हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? तो उसका नाम था उपगुप्त। कई किताबों में उपगुप्ता लिखा गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वो लिपि है ब्राह्मी लिपि। सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर कौन से हैं? तो देखिए, पूरब में हाथी, पश्चिम में घोड़ा, उत्तर में सिंह और दक्षिण में बैल। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है मिलान चिन्ह में, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21,
मौर्य प्रशासन के तहत सीता अध्यक्ष किसके प्रभारी अधिकारी थे? तो कृषि अधिकारी को ही सीता अध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, तीन अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के शिलालेखों वाला एक स्तंभ कौन सा है? तो वो इलाहाबाद स्तंभ है, जिसे प्रयागराज भी आज वर्तमान में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया? धर्म महामांत्रों को भेजकर। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे पहले किस मौर्य शासक ने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया? तो उनका नाम है अशोक। क्वेश्चन नंबर 16, किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया था? तो उनका नाम है अशोक, और आपको पता ही होगा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 27, देवनम प्रिय या पियादसी के नाम से किसे जाना जाता था? तो उनका नाम है अशोक। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय को त्याग दिया था? तो उनका नाम है अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और आई होप सो कि आपने एक कहानी सुनी होगी कि घनानंद ने कौटिल्य की बेइज्जती कर दी थी, फिर कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सारे दांव पे सिखाए थे, एक राजा बनाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 31, मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज कितनी जातियों में विभाजित था? 7 जातियों में। क्वेश्चन नंबर 32, अशोक ने किसकी प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की थी? वो धम्म। अशोक ने अशोक धम्म का निर्माण किया, उसका प्रचार प्रसार किया ताकि साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांध सके। क्वेश्चन नंबर 33, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने खुदवाया था? तो उनका नाम था राजा खारवेल। क्वेश्चन नंबर 35, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो कलिंग नाम है उसका प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, अशोक के शिलालेखों में कौन सी जानकारी मिलती है? तो इसमें जीवन कहानी, आंतरिक नीति और विदेश नीति का वर्णन शिलालेखों में किया गया है। क्वेश्चन 37, भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बरबार गुफाएं किस काल की हैं? तो वो मौर्य साम्राज्य के काल की हैं। कौन से स्तंभ रॉक स्तंभ को दर्शाते हैं? तो मौर्य स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 39, अशोक का जोगड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुआ था? तो पाटलिपुत्र, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। 41 क्वेश्चन, भारत सरकार के प्रतीक चिन्हों में मौर्य वंश से किससे नहीं अपनाया गया? तो सत्यमेव जयते, क्योंकि इसको अपनाया गया मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 42, सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह, जिसे हम अपने नोट पर देखते हैं, वो पत्थर का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, श्रीलंका में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे? मतलब जब सम्राट अशोक शासक थे भारत में, तो उस समय श्रीलंका में सम्राट कौन थे? तो उनका नाम था तिश। क्वेश्चन नंबर 44, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार के दीदारगंज में पाई गई प्रसिद्ध चोरी धारक मूर्ति को किस काल से संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वो मौर्य काल मानो या मौर्य वंश बोलो। क्वेश्चन नंबर 46, गुजरात में सुदर्शन झील मौर्य के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। देखो, इसको बनवाया था पुष्यगुप्त ने और इसका मरम्मत करवाया था रुद्रदामन ने। क्वेश्चन नंबर 47, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी थी तोशाली। क्वेश्चन नंबर 48,
चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14। क्वेश्चन नंबर 50, अशोक के शिलालेखों से पहले किसने पढ़ा है? तो ये पढ़ा था जैन प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 51, अशोक के शिलालेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। क्वेश्चन नंबर 52, खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 53, अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है? तो अमित्र घात वही हैं जो अशोक के पिताजी हैं, बिंदुसार। इनको शत्रु विनाशक कहा जाता है। वायु पुराण में इन्हें भद्रसार भी कहा गया है। दोस्तों, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जाते जाते एक कमेंट कर दीजिए ताकि इससे मालूम पड़े कि भैया हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है तो फीडबैक करिए। अगर कोई कमी लग रही है आपको तो कमेंट करके बताइए। आप जो बताएंगे उसको हम नोट करेंगे और अगली वीडियो में ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।